हाँ, तो आपको पता ही जैसा कि मॉर्निंग में आपको परमानेंट 6 बजे क्लास मिल रही है, चाहे हाफ ईयर एग्ज़ाम चल रहे हो या कंप्लीट हो गए हों या होने वाले हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, कसम खानी है कि इस आधे घंटे की क्लास को, कभी कभी तो आधे घंटे के भी अंदर होती है, ठीक है, इस क्लास को हर हालत परमानेंट डेली लेनी ही लेनी है, ठीक है, बिना लिए नहीं सोना है, ठीक है। नहीं सोने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस मॉर्निंग क्लास को परमानेंट चलाओ जब तक आपके एग्जाम है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जनवरी का महीना लास्ट बचा है, दिसंबर आधा दिन, इसमें आपको मैं इंग्लिश भी करा दूंगा, कनेक्टिविटी डेली रखेंगे, बस इस रेस्पॉन्स को कम मत होने देना और कंटिन्यू रखना। खूब सारे बच्चे क्या सोचते हैं हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो गए, वो फ्री होकर बैठ जाता है, अरे तो हाफ ईयरली थोड़ी ना कोई करेगा, तेरा टारगेट तो मार्च का होना चाहिए, सॉरी फरवरी के एंड में जो पेपर आपके स्टार्ट है, अपना बोर्ड के एग्जाम का टारगेट होना चाहिए। तो आपको जैसा कि पता है आरो भाग सेकंड जो बुक है 32 नंबर की 32 मार्क्स की, उसका अपन ने गद्य भाग कंप्लीट कर लिया, प्लस 12 नंबर की वितान और कर ली, और अब अपन आरो भाग सेकंड के अंदर मतलब वितान 12 नंबर की अलग कंप्लीट हो चुकी है, आरो भाग सेकंड गद्य पार्ट खत्म हो चुका है, और अब अपन आरो भाग का पद्य खंड स्टार्ट कर चुके हैं, उसका चैप्टर नंबर सेकंड है, और ये कंप्लीट खत्म होगी तो 32 प्लस 12 कुल मिला के नंबर 44 तैयार हो जाएंगे आपके 44, ठीक है। तो आज अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है अपना सेकंड, आलोक धनवा, और आलोक धनवा की बहुत ही शानदार एक कविता है पतंग, जो आपने बहुत पहले से ही सुन रखी होगी कि छतों पे अपन जब पतंग उड़ाते हैं, अब पतंग का सीजन हो रहा है, अब आपको पता है जनवरी 14 जनवरी तो बहुत भयंकर पतंग उड़ेगी, अब पतंगों की टाइम है, लेकिन आपको पतंग कम उड़ानी है, क्योंकि इस बार 10-12 के जो भी आप 12th के स्टूडेंट हैं इनको पढ़ाई से मतलब रखना है, पतंगें वगैरह तो फिर बाद की बातें हैं, ठीक है। तो पतंग कहने का मतलब ये है कि कविता इतनी शानदार है कि पतंग जब उड़ाते हैं बच्चे तो मतलब उनकी जो छत है वो भी उनको नहीं चुभती है, उनके पैर जो हैं बिल्कुल कहते हैं ना कपास जितने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतना ऐसा लगता है वो उछलते हैं बिना परवाह करे, ना उनके कोई दर्द होता है, ना पैरों में चुभती है, ना उनको धूप लगती है, कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। और बेसिकली पतंग उड़ाने का सबसे बेस्ट सीजन भी सर्द ऋतु को माना जाता है, क्योंकि सर्दी की सीजन में ना तो ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा क्या होती नहीं, ना के बराबर है, बारिश नहीं होती तो दिन एकदम ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई मतलब सूखा दिन होता है, कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं होता सूखे में, और फिर थोड़ी थोड़ी मामूली हवाएं जब चलती है तो पतंग इजीली उड़ती है, वरना अगर थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर नमी होगी तो पतंग फिर भारीपन आ जाएगा, पतंग नहीं उड़ पाएगी। इसलिए सर्दी का सीजन पतंग उड़ाने का सबसे बेस्ट सीजन है शरद ऋतु, उसका भी इसके अंदर उल्लेख है। फिर कहते हैं कि बच्चे पतंग के साथ साथ में उड़े जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ में बच्चे भी उड़ रहे हैं, और बात सही भी है कि बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल पतंग में आपने देखा वो इतना ध्यान दे लेते हैं कि कभी कभी वो गलत भी हो जाता है, कि वो उनको ये भी नहीं पता रहता है कि छत से नीचे गिर जाते हैं, है ना, कि जो छोटी मोटी डोली होती है उस डोली के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये सब अपन देखते हैं, उस बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। जबकि कुछ बच्चे नंगे पाँव उड़ाते हैं लेकिन पैरों की नहीं चुभती, तो ये सारी बातें उनके पैर कपास बन जाते हैं, जैसे कि छत जो है वो भी एक तरीके से उनको कपास दे रही हो, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे, तगड़े चैप्टर है बहुत शानदार। जैसे कि अपन पहले, और मैंने ज़्यादा काव्यांश भी नहीं लिए, 2 काव्यांश लिए टॉप लेवल के ही, और ज़्यादा चांस है, मैं फिर बता दूं आपको कि इस चैप्टर से काव्यांश आएगा इस बार। वो मेरा टारगेट देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हाफ ईयरली में आपका पेपर आया हूबहू, कि आपने गद्य खंड पढ़ा है वो पूरा का पूरा, तो देखो पेपर वही आएगा, ये तो मेरा क्या है कि मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, कोई बड़ाई नहीं करा, प्रशंसा नहीं करा, लेकिन तजुर्बा हो गया अब इतना पढ़ाते पढ़ाते कि पेपर कहाँ से बनेगा कैसा बनेगा। आपको विश्वास रखना है, कनेक्टिविटी रखनी है, देखना पूरा पेपर लगभग पूरा आपको मिलेगा हूबहू, ठीक है ना। इसलिए ये क्या कि सबके इतने काव्य उनकी ट्रांसलेशन करना, उनका व्याख्या करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए सिलेक्टेड जो है वो छांटे हैं। अब इसके अंदर इस चैप्टर में क्या है कि मैंने क्वेश्चन आंसर हालांकि लिए हैं 2-4, लेकिन क्वेश्चन आंसर कम आने का चांस है, यहां से आएगी व्याख्या, 100% व्याख्या आने वाली, ध्यान रखना। पहली व्याख्या मैंने इंपॉर्टेंट ली है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास का मतलब रुई, रुई जितने सॉफ्ट, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हो, ऐसा लगता है छत भी नरम हो गई आज तो उन बच्चों के लिए, हालांकि छत कोई नरम थोड़ी होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बच्चों के लिए छत भी नरम हो गई है, कि इनको तो कुछ चुभती नहीं है, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इस छत से उस छत उस छत उस छत दौड़े जा रहे हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते, दिशा मतलब इस तरह इधर इधर है ना, मृदंग जैसे वो ढोल की तरह उसकी तरफ बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, मतलब ऐसे मतलब उतावले हो रखे होते हैं, तो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर
छतों के खतरनाक किनारों तक, अब बच्चे हैं तो लचीले तो होते ही हैं, इधर उधर किधर मॉडल उनको मुड़ जाते हैं वो तो, ठीक है, लेकिन कभी कभी खतरनाक किनारों तक भी पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, मतलब वो कंट्रोल खुद ही कर लेते हैं, गिरे गिरे। इवन खूब सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो पैर स्लिप हो जाता है तो ऊपर से वापस पकड़ लेते हैं, पकड़ के फिर बच जाते हैं, फिर ऐसे पैर चढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, पतंग तो वैसे उड़ाएंगे, ठीक है, वो काटा करते रहेंगे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। संदर्भ या प्रसंग एक साथ लिख सकते हो इसमें तो, या फिर अलग अलग लिख सकते हो। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोबाग सेकंड में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। और सब प्रसंग में इस अंश में कवि पतंग उड़ाते बालकों के विभिन्न जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप का मतलब एक्टिविटी, उन क्रियाकलापों का वर्णन कर रहा है, ठीक है ना। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, वे अत्यंत साहसी और चंचल होते हैं, उनमें चोट फेंट को सहने की अद्भुत क्षमता होती, लग भी जाएंगी ना तो खुद पतंग उड़ा रहे हैं तो रोएंगे नहीं, अगर वरना मम्मी एक चांटा मार दो दिन भर रोएंगे, ठीक है, तो पत्थर की लग जाएगी, मतलब पैर छिल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो कहते हैं ठीक हो गए, कल वापस छतों पर, ठीक है, मतलब उनकी चोट अद्भुत क्षमता होती है। लगता है वे धरती पर नहीं दौड़ते बल्कि पृथ्वी घूमते ही उनके चंचल पैरों के पास आ गई, जैसे पर ऊपर दौड़ तो पृथ्वी पर रहे लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो धरती पर, मतलब धरती पर दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है पृथ्वी जो नीचे से उनके ऊपर आ गई, पैरों के नीचे आ गई हो, ऐसा उनको लगता है। छत पर भी वैसे स्टंट करते हैं, जमीन पर दौड़ रहे हैं, ठीक है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे पतंगों के पीछे धूप, गर्मी, कठोर छत भी होती है, आपको पता है, छत के किनारे आदि की परवाह न करते हुए दौड़ते हैं। उनको छतों की कठोरता का पता ही नहीं चलता, उनके वो छत की कठोरता, वो पत्थर चुभते ही नहीं है, ठीक है। उनके कदमों की आहट को सुनकर लगता है कि जैसे दिशाएं मृदंग की तरह बज रही है, जैसे मृदंग ढोल नहीं होता, ढोल नगाड़े जो होते हैं, तो ऐसा लगता है जब दिशाएं मतलब डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जिधर देखो उधर धड़ 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 बच्चों के पैरों की आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे दिशाएं जो आज खुद मृदंग की तरह बज रही है, ठीक है। वे पतंग की डोर के सहारे पेंग बढ़ाते पेंग बोल दो चाहे पेज बढ़ा दो, है ना, पेज होता है ना, पेज लगाते हैं, और झूला झूलते से चलते हैं, झूला झूलते हुए चलते हैं। किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह, जैसे पेड़ की जो डाली होती है लचीली होती है, एकदम सॉफ्ट, यूं नीचे ऊपर हो जाती है, वैसे ही किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों पर पहुंच जाते हैं। उस समय उनका रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है। ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ती पतंग ने अपने डोर का सहारा देकर उनको गिरने से बचा लिया। वो डोर क्योंकि धागे के सहारे बंधे हुए हैं, ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है साइंस के हिसाब से, लेकिन वो उनका कंट्रोल है, वो जैसे ही बिल्कुल गिरेंगे फिर बस ठीक हो जाएंगे, मतलब ऐसा लगता है जिसमें धागा है ना, इसी के सहारे वो मतलब टिके हुए हैं, ठीक है। विशेष में कवि अपने काव्य कौशल से बालकों की रंगीन दुनिया दिखा रहा है। छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भाव है तो दूसरी ओर भय पर विजय भी तो पाते हैं, उनको डर नहीं है, विजय पाते हैं, डर के आगे जीत वाली बात है कि वैसे तो खतरनाक मतलब किनारों से गिरने का भाव भी इसमें बताया गया है, और दूसरा भय पर विजय पाने का भी दिखाया गया है कि डर नहीं लगता, इतना खतरनाक स्टंट करते हैं, गिरते गिरते बच्चे नहीं बच जाते हैं। कवि ने सटीक उपमानों के द्वारा शब्द चित्र को सजीवता प्रदान की है और बोलचाल के शब्दों का, लगभग बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि पैच लड़ाना है, मृदंग की तरह ढोल बजाना है, झूला झूलना, सब जो बोलचाल की भाषा उन शब्दों का प्रयोग किया है। एक मैंने और रखी है, सेकंड है व्याख्या, क्योंकि इस चैप्टर से व्याख्या आने का चांसेस, लिए मैंने 2 व्याख्याएं रखी है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुल मतलब जो पुल होते हैं ना, पुल ब्रिज, उनको पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की, ध्यान से समझो, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। देखो दुनिया की सबसे हल्की चीज होती है पतंग, बहुत हल्की होती है,
कि कागज की बनी होती, कोई तो प्लास्टिक भी होती है, और वो भी रंगीन अलग अलग कलरफुल होती है, तो आपको पता ही है। दुनिया का सबसे पतला धागा उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। देखो पतंग जो होती है, काइट जो होती है, आपने देखा होगा, ये जो काइट है ये कमानी से बंधी होती है, ऐसे कमानी होती है ना जिससे ये बंधी होती है, मतलब वो लकड़ी की होती है, बांस की पतली। तो बांस की सबसे पतली कमानी, वैसे तो बांस जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, मोटा लट होता है बांस का, लेकिन यहाँ पर पतली सी कमानी होती है। तो बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, शुरू हो सके सीटियां, वो काटा आपको पता ही है, किलकारियां, और तितलियों की, एक बार थोड़ा सा देख ले, ऊपर कर देता हूं, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ठीक है ना। तो ये सब अपन इसके अंदर देखेंगे, बहुत ही शानदार। संदर्भ प्रसंग तो आपको पता ही है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग सेकंड से संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। कवि यहाँ वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के प्रारंभ का वर्णन करते हुए प्रतीकों के माध्यम से कर रहा है, ठीक है। देख लो भले क्या है ये जो है भाई, अपन ये सब कब करते हैं, ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु चली गई है और अब सर्दी आ रही है, क्योंकि सर्दी के अंदर ही पतंगें उड़ती है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए कहा गया है कि कवि यहाँ पर जो है वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के प्रारंभ होने के प्रतीकों के माध्यम से मतलब इशारा कर रहा है। व्याख्या क्या है, कवि कहता है, ये वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, भादों के महीने का अंत हो रहा है। देखो यहाँ जा कि सबसे तेज बौछारें गई, मतलब बारिश गई, भादवे का महीना गया, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, भादों के महीने का अंत हो गया है, वो भी अंत हो रहा है। अब तेज बौछारें गिरने की संभावना नहीं है, वरना पतंगे कैसे उड़ेगी, ठीक है। आकाश से बादल हट जाने से अब सवेरा अधिक चमकीला, एकदम दिन साफ। आप देखना सर्दी में धूप जो एकदम साफ तेज पड़ती है ना, एकदम साफ दिन में धूप अच्छी पड़ती है, अधिक चमकीला तथा प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे। दिन एकदम ड्राई होता है, बिल्कुल मॉइस्ट नहीं होता आजकल दिनों में। आप देखना अपन घर में भी कपड़े भी अगर आप कहीं पे भी सूख भी रहे हो ना, बिना धूप के भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि ड्राई है पूरा दिन, हर जगह ड्राई। लेकिन वही बारिश के दिनों में कपड़े को जब तक धूप नहीं मिलेगी उसमें स्मेल आती है, क्योंकि बिकॉज सब जगह मॉइस्ट है, मॉइस्ट नमी होती है, तो उसमें थोड़ी वो उनको ड्राइनेस की जरूरत है। वह खरगोश की आंखों की तरह लाल है, वर्षा के पानी से भरे नदी नालों को पुल से पार करके शरद ऋतु रूपी बालक अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज दौड़ाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए अपनी आगमन की सूचना देता हुआ पहुंचा है। यहाँ साइकिल है ना, देखो ध्यान रखना, साइकिल का कहीं पर यूज नहीं है, लेकिन साइकिल का मतलब है प्रकाशपूर्ण दिन तथा स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। एकदम साफ आकाश है और प्रकाश, बिल्कुल प्रकाश अच्छा खासा है, एकदम दिन आप देखना क्लियरिटी रहती है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो घंटी बजाते हुए साइकिल लेके कोई बच्चा आया है। रास्ते स्वच्छ हो गए, उनमें भरा पानी और कीचड़ बिल्कुल सूख गया है, ठीक है। आकाश साफ हो गया है, स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ ये बालक अन्य बच्चों को बुला रहा है, घंटी बजाते हुए, साइकिल घंटी बजाते हुए। वह जानता है कि स्वच्छ आकाश में पतंग खूब ऊंची उड़ेगी, वरना नमी होगी तो पतंग भारी हो जाएगी, वो ज्यादा ऊंची नहीं जाएगी। पतंग रंगीन और पतले कागज से बनी है, उसमें बांस की पतली लचीली खपच्ची लगी है जो बांस की होती है, वह भी बहुत हल्की है। जब ये पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे तथा सीटियां बजाएंगे। आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंग ऐसा लगेगा जब तितलियां हो, तितलियों के समान प्रतीत होंगी। विशेष में क्या है कि पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं, मतलब बालकों को जो अच्छी लगे, वो बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। बच्चे जो होते हैं उनकी उमंग है, उनकी खुशी है, रंग बिरंगा ये सपना है उनका, पतंग उड़ाए। तो आप देखना बच्चों को आप कितना भी कर लो, बच्चे मानेंगे नहीं, पतंग उड़ाए बिना रहेंगे नहीं, ठीक है। और पद्यांश की भाषा सरल है, परवामाई खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, काफी इजी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये दो मोटे पद्यांश थे, शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूं, कोई 3-4 मैंने क्वेश्चन आंसर लिए आपके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इजी, लेकिन उनमें से भी छांट लिए सिलेक्टेड। पहला कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं और कैसे, या फिर पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय तो स्पष्ट करो, ये क्या मामला है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों का मन पतंगों को उड़ाते समय ऐसा तल्लीन रहता है कि वे
अपना सारा ध्यान आकाश की ओर, ऊपर आसमान की ओर लगा रखते हैं, ठीक है, और उसी ओर देखते हुए दौड़ते भागते, देखना ऐसे ऊपर देखते जाएंगे फिर ऐसा चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसा लगता है उसी को देखते दौड़ते भागते रहते हैं, तब ऐसा लगता है कि आकाश में पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। समझ पाए ना? तो ये क्वेश्चन यही है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं कि जब बच्चे आकाश में पतंगे उड़ाते हैं तो डोर के साथ साथ पतंगों के साथ अब खुद भी दौड़ते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जब बच्चे पतंगों के साथ साथ में ही उड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ये किसके लिए कहा गया है? तो आकाश में रंग बिरंगी पतंगे तितलियों की तरह उड़ती है। देखना एकदम तितलियां जैसे उड़ती है ना, वैसे जैसे लग, कोई वाइट कलर की है, मतलब कोई ब्राउन है, कोई येलो है, कोई रेड है, तो डिफरेंट डिफरेंट रंग बिरंगी पतंगे तितलियों की तरह उड़ती हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चे सीटियों और किलकारियों, वो काटा सीटियां बजाते हैं, तो ऐसा स्वर व्यक्त करते हैं। तो पतंगों के रंग बिरंगी छटा और आकाश में उनके उड़ने के मनोरम दृश्य को देखकर कवि ने ऐसा कहा कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। नाजुक दुनिया क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बड़े रिस्की हैं, ध्यान रखना पड़ेगा छतों पर। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने तथा पेंग भरने से कवि का क्या? अब देखो वो जितनी भी लाइनें लिखी है ना, वैसे उन व्याख्या में से कोई लाइन मैंने निकाली है, उसी व्याख्या में से लाइन निकाली है। तो ये बताने के लिए कभी कभी कोई लाइन का अर्थ भी पूछ लेते हैं, तो वो अपन को बताइए, अभी पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि छतों पर पतंग उड़ाते समय इधर उधर भागते बच्चों के पैरों से जो आवाज निकलती है, मैंने बताया था ना अभी आपको कि कभी इधर कभी पैरों की धड़ धड़ आवाज आती है, तो उससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो जाती है, हो उठती है। ऐसा लगता है कभी ये इस दिशा से आवाज, इससे आवाज, चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती है। ऐसा लगता है जैसे दिशाएं मृदंग है और जिन्हें बच्चे बजा रहे हैं। दिशाएं, डायरेक्शन, दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे उनको बजा रहे हैं और ढोल है उनको बजा रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है। बच्चों के तेजी से दौड़ने को पेंग भरना कहा गया। पेंग भरना मतलब तेजी से दौड़ना, तेज भंग भंग आवाज आती है ना, उसे पेंग भरना कहा गया है। और झूला झूलने को पेंग भरना कहते हैं, वो भी एक ही बात है। तो झूले पर झूलने वाला तेजी से ऊपर नीचे जैसे जाता आता है ना, वैसे ही ये लगता है। वेरी इजी, इसको याद कर लेना। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि वे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, इसका क्या तात्पर्य है? बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? ठीक है, तो मतलब पतंग कविता के आधार पर आपको इसका आंसर भी देना है। बहुत शानदार है ना। हालांकि अभी मैंने पढ़ा कि बच्चे ना वो जन्म से ही अपने साथ में क्या लाते हैं? कपास, मतलब सॉफ्ट। हालांकि मैंने कहा था ना कि वो खुद सॉफ्ट नहीं होते, उनके पैर भी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए छत जो है ना वो कठोर होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए छत भी आज सॉफ्ट हो गई हो, ठीक है। और जैसे वो खुद ही बचपन से अपने पैरों के नीचे कपास लाते हो, कपास का मतलब रुई बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान बहुत ही सॉफ्ट, नाजुक, कोमल होते हैं। ऊपर से गिरने पर भी उन्हें चोट नहीं लगती। कपास की कोमलता उसे ऊंचाई से गिरने पर भी टूटने नहीं देती। इसी प्रकार बच्चों की कोमल देह उनकी रक्षा करती है। वह निरंतर भाग दौड़ करते रहते हैं, इसलिए कवि उनके पैरों को बेचैन कहता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्लास थी आज की भी। छोटी सी क्लास ज़रूर है क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन एक छोटा सा कैप्सूल ज़रूरी है अब एग्जाम के हिसाब से, और लगभग इसी में से आएगा। टाइम हो तो अपना पूरा कोर्स भी करवा रखा है, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, उसको भी देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी इनफ है। पहले ये पढ़ लो, कुछ रहेगा तो बाद में और कैप्सूल को एक सिलेक्टेड सबका एक मिक्स बना दूंगा, वैसे कोई गुंजाइश है नहीं, इसी में से पेपर आएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करें, कुछ भी हो जाए, चाहे मॉर्निंग की क्लास को आप मिस मत करना। और एक जल्दी टाइम टेबल आपका आने वाला है बहुत प्रॉपर वे में कि किस हिसाब से आपको इन 60 दिनों की जो तैयारी करनी है अब, क्योंकि अब आपके लगभग 20-25 आपके एग्जाम है, तो ये 50-60 दिन जो बच रहे हैं इनको आपको ढंग से किस हिसाब से मेंटेन करके चलना है ताकि कोर्स ढंग से हो जाए। ठीक है, उसको मैं आपको जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, ओके।